हेलो प्यारे साथियों, बिमलिस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा एक आप लोगों से प्रश्न है, जब भी आप इस क्लास को देख पा रहे हैं, क्या आप भी जो है इस बार जो है यूपी टेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? यानी कि आप भी इस बार यूपी टेट 2026 का एग्जाम देंगे, जिसका एग्जाम आपका जो है परीक्षा तिथि आपकी 29 व 30 जनवरी को जो है 2026 में प्रस्तावित है। तो हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यूपी टेट परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज इस क्लास में हम आपको जो है कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो आपकी 2011 में हुई थी, यानी कि 13 नवंबर 2011 को जिसका पेपर हुआ था, उसके हिंदी के जो है 30 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ये 30 प्रश्न ऐसे हैं जो 2011 के पेपर में, टेट के पेपर में जो है ये पूछे गए थे। तो यदि आप भी जो है इस यूपी टेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर देखिए और अपना असेसमेंट करिए कि इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करना होगा। हम आपको बताए भी हैं कि 2011 से लेकर के 2021 तक सबसे पहली आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, जितने भी टेट के पेपर हैं सभी पेपर्स को आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिए। आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 के लिए, जो है दोनों के लिए मस्ट है 2011 से लेकर के 2021 तक। तो आज इस क्लास में हम देखेंगे 2011 के हिंदी के वे सभी प्रश्न 30 जो पूछे गए थे। तो विदाउट डिले इन प्रश्नों पर चलते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। विदाउट डिले जो है इसका आंसर आपको बताना है। प्रश्न हमारा क्या है? अपमान। अपमान शब्द में आपका पूछा गया है उपसर्ग बताना है। अपमान शब्द में आप बताइए क्या उपसर्ग होता है? देखिए, जब भी आप इस क्लास को देख रहे हैं, अपने अपने साथ रफ और पेन लेकर के जरूर बैठे। और जैसे ये 31 नंबर का प्रश्न, अगर आपका सही होता है तो सही कर लीजिएगा, गलत होगा तो क्रॉस कर लीजिएगा। इसी तरीके से इसके बाद 32 नंबर का प्रश्न आएगा। अगर आपका सही होता है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो अपने कॉपी में क्या कर लीजिएगा? क्रॉस कर लीजिएगा। हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप ऑप्शंस भी हमारे साथ पढ़ेंगे, लेकिन हमसे पहले आपको आंसर सोच लेना इसका क्या सही आंसर होगा। जैसे अपमान शब्द में पूछा गया है उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो इसमें आपका जो उपसर्ग हो जाएगा अप हो जाएगा। किसी ऑप्शन में है? हाँ, यहाँ पे है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अपमान शब्द में अप उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने ये है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सेम प्रश्न वही पूछा गया। प्रश्न हमारा है कि दुर्वस्था में उपसर्ग बताना है। जो दुर्वस्था शब्द है इसमें उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है दुस, दूसरा ऑप्शन है दुर, तीसरा ऑप्शन है औ और चौथा ऑप्शन है दु। आप लोग बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? तो दुर्वस्था शब्द में आपका जो है कि आपको पता है दुर उपसर्ग हो जाएगा। ये किसी शब्द के पहले लगा हुआ है तो दुर्वस्था हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आज की क्लास का, कितने सिंपल प्रश्न 2011 के टेट के पेपर में पूछे गए थे देख पा रहे होंगे आप लोग। देखेंगे, ये प्रश्न है पराजय शब्द में आपका उपसर्ग बताना था। ठीक है, ऐसे ये देखिए कितने आसान प्रश्न पूछे गए थे। तो पराजय शब्द में उपसर्ग बताना है। परि होगा, प्र होगा, परा होगा, आ होगा। तो पराजय शब्द में आपका जो उपसर्ग हो जाएगा ये हो जाएगा परा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न और इजी प्रश्न पूछा गया। ठीक है, प्रश्न है ये 34 नंबर का पूछा गया कि द्विग समास का उदाहरण है माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। ठीक है, आप लोग बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, द्विग समास का उदाहरण है। तो आपको पता होगा द्विग समास किसे कहते हैं? जिसे संख्यावाची कहते हैं। संख्यावाची समास यानी द्विग समास एक प्रकार का ऐसा समास होता है जिसमें पहला जो पद होता है वो संख्या होता है और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होती है। यानी संज्ञा से पहले क्या आएगी? संख्या आएगी। यहाँ पे देख रहे हैं ग्रह, ग्रह से पहले आया है नौ और ये नौ क्या है? संख्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, द्विग समास मतलब जो है संख्यावाची समास होता है जिसमें संख्या को संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न आज की क्लास का। इसका आंसर बताना। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी में, देवनागरी में, खरोष्टी में, गुरुमुखी में। देख रहे हैं कितने आसान प्रश्न हैं। क्या यह प्रश्न आपको आ रहा है?
हांसर आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर आप बताएं क्या होगा? प्रश्न को पढ़ें आप लोग और आंसर को समझने का प्रयास करें। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, 5, 7 या 4? आप लोग बताइएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के हमारे जो है 6 भेद होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा जो पूछा गया आपका। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है 2011 के हिंदी के पेपर में, टेट एग्जाम में प्रश्न है कि आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, यानी जो आकाश पाताल है इसके बीच ये जो चिन्ह लगा है, इस चिन्ह को क्या कहेंगे? अल्प विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह? कौन सा चिन्ह होगा आप लोग बताइएंगे। ठीक है, इस चिन्ह को कहा जाता है, ये जो चिन्ह होता है इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। कौन सा चिन्ह कहा जाता है? योजक चिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, योजक चिन्ह याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, प्रश्न है हमारा, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। कह रहे हैं कि यह नई साड़ी है, नई शब्द बताना है इस वाक्य में क्या है? पहला ऑप्शन है क्या सर्वनाम है, दूसरा है क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है। बताइए आप लोग नई शब्द क्या है? सही आंसर इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, विशेषण है। क्योंकि ये जो नई शब्द है ये साड़ी की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसी को विशेषण कहते हैं। इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख रहे हैं कितने आसान प्रश्न 2011 के टेट के पेपर में पूछे गए, और आज का जो टेट हुआ 2021 का पेपर उठा करके आप देखिए, 2019 का पेपर आप उठा करके देखेंगे तब आपको लगेगा कि जमीन और आसमान का अंतर है। पेपर का लेवल, क्वेश्चन का जो लेवल है कितना बढ़िया कर दिया गया है। यानी 2011 के पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे गए, और अगर इस टाइम ऐसे प्रश्न पूछे आप 30 के 30 करते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कितने सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे गए। यहाँ पे प्रश्न देखिए हमारा पूछा गया। देखिए प्रश्न हमारा है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द बताना है। आम्र है, दूध है, शहीद है, खिड़की है। कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है आपको बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आम्र हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर तत्सम शब्द क्या होता है? तो जो तत्सम शब्द आपका होता है ये संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है। ठीक है, जन संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। हूबहू वही शब्द प्रयोग कर लिए गए हैं तो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे आम्र शब्द जो है आपका तत्सम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आप देखेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसका आंसर समझने का भी प्रयास करेंगे आप लोग। प्रश्न हमारा है दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द बताना है? तद्भव शब्द बताना है। बैंक, अमीर, अग्नि और मुंह। ठीक है, आपको बताना है इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित रूप, मतलब ऐसे शब्द जो है जिनको परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, संस्कृत से जो है, अगर संस्कृत में शब्द लिखे गए हैं हूबहू तो तद्भव हो जाए, तत्सम हो जाएंगे। अगर उसको चेंज कर दिया गया है तो आपका जो है आपका तद्भव हो जाएगा। तो इसमें मुंह शब्द आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए पर्यायवाची से पूछा गया, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इसमें कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, रवि, अंशुमाली, यामिनी। सही आंसर आपको बताना है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका यामिनी। दिनकर आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं, रवि भी, अंशुमाली, बट यामिनी आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न ये आपसे पूछा गया संधि विच्छेद का प्रश्न। ठीक है,
संधि विच्छेद से प्रश्न पूछा लिया गया। प्रश्न है कि मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनः प्लस रथ, मन प्लस ओरथ, मनो प्लस रथ, मन प्लस रथ। क्या सही आंसर होगा आपको बताना है। मनोरथ शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है, मनोरथ का संधि विच्छेद करना है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मनः प्लस क्या हो जाएगा, रथ हो जाएगा, मनः प्लस रथ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हाँ, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न 43 नंबर का। बताना है इसका आंसर क्या होगा। विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है। यहाँ पे आपके पास संधि दी गई है। वृद्धि संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है या दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगर इसका हम विच्छेद कर लें तो इसका विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, और ये हो जाएगा स्वर संधि। स्वर में भी कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्वर में भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो 44 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि दिग्भ्रम उदाहरण है विसर्ग संधि का, अयादि स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, यड़ स्वर संधि का। दिग्भ्रम उदाहरण है, ठीक है, इसका किस स्वर किस संधि का उदाहरण है आपको बताना है। सही आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगर इसका विच्छेद हम लोग कर लें तो हो जाएगा दिक प्लस भ्रम। क्या हो जाएगा, दिक प्लस भ्रम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और यह हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न है बिल्ली छत से कूद पड़ी, वाक्य में कौन सा कारक है। यानी कारक से प्रश्न पूछा गया। बिल्ली छत से कूद पड़ी। पहला ऑप्शन है अभिकरण कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है या अपादान कारक है। सही आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अपादान कारक है। ठीक है, क्योंकि बिल्ली छत से कूदी। छत क्या है, से मतलब यहाँ पे अलगाव दिखा रहा है। ठीक है, क्या दिखा रहा है, अलगाव। तो जब अलगाव दिखाए तो वो जो से शब्द हो जाएगा ये अपादान कारक को बताता है, अपादान कारक को। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि नीचे लिखे गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है यशस्वी, दूसरा ऑप्शन है सत्याग्रही, तीसरा ऑप्शन है युधिष्ठिर और चौथा ऑप्शन है अश्वारोह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास ये है जो आपसे पूछा गया। प्रश्न है कि जो है कि शैव कहते हैं, शैव किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन है जो शक्ति की उपासना करता है, दूसरा ऑप्शन है जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता है। ये प्रश्न पूछा गया कि शैव किसे कहते हैं। ठीक है, शैव कहते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया। नेक्स्ट 48 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता हो, जो चुप रहता है। आपको बताना है वाचाल किसे कहते हैं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा जो बहुत बोलता है। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने 49 नंबर का। ये प्रश्न पूछा गया है कि
श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है, क्रिया विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसको आपको बताना है क्या होगा। श्याम धीरे धीरे चलता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो धीरे धीरे शब्द है ये इसमें क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो आपका वर्तनी से पूछा गया है। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न हमारा कि प्रश्न संख्या 50 से 52 तक निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। जैसे आनुषंगिक, आनुषंगिक, अभी 2 ऑप्शन इसके नीचे है, इसमें यही वाला आपका आप सही हो जाएगा, आनुषंगिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 50 तक देख लिए थे, 51 से देखना था। ठीक है, 1 मिनट भाई, 51 से हम लोगों को देखना है। पचास हो गया था, हाँ, ये 51 नंबर का प्रश्न है। वहां पे क्या प्रश्न पूछा गया? प्रश्न है अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी, मतलब कौन इसमें शुद्ध लिखा गया है? अंताक्षरी। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अंत्याक्षरी ऐसे आपका लिखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका पूछा गया है सुषमा, 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 इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर बताना है। ठीक है, ये कौन सा इसमें सही शुद्ध वर्तनी है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुषमा आपका ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे घुमक्कड़। देखिए यहाँ पे जो है ना प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय, प्रत्यय से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 53 से लेकर 55 तक नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो घुमक्कड़ में प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। तो बताइए घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो इस जैसे किसी भी शब्द में अगर आपको उपसर्ग और प्रत्यय करना है तो उन सभी शब्दों का आप विच्छेद कर लिया करिए, मतलब 2 पार्ट्स में अलग अलग कर लिया करिए। जैसे घुमक्कड़ में अक्कड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अक्कड़, इसमें प्रत्यय हो जाएगा, अक्कड़ अंत में लगा हुआ है। इसी तरीके से आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है डिबिया, डिबिया में आपका प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो डिबिया शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। इया होगा, आ होगा, आई होगा या बड़ी ई होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा इया। क्या हो जाएगा? डिबिया में इया प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। भिक्षुक क्या है? भिक्षुक है। भिक्षुक में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है भिक्षुक में। तो भिक्षुक में आपका उक प्रत्यय हो जाएगा, उक। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? उक प्रत्यय आपका हो जाएगा। ठीक है, 55 तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद जो है, हाँ बस यहीं तक है जो है क्वेश्चन आपके। तो ये आपके जो है क्वेश्चन थे जो आपके यूपी टेट 2011 परीक्षा में जो है आपके पूछे गए थे। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न पूछे गए थे। इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए आप जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि हमारे चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।